Next thing is energy production in both aerobic and anaerobic glycolysis. In aerobic glycolysis, 2 ATP and 2 NADH are formed, जबकि in anaerobic glycolysis 2 ATP are formed only. How it forms ये मैं आपको बताती हूँ. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में अगर आपको याद हो तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज में हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज़ हुए थे. यहाँ आप देख सकते हैं 2 ATP, एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ यूटिलाइज़ हुए थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज में. वो 2 ATP रीगेन हो गए थे या दोबारा बन गए थे यहाँ इस स्टेप में. वो 2 ATP हमें वापस मिल गए थे. और उसके अलावा जो 2 ATP बने हैं वो देखें इस स्टेप में यहाँ हमारा एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एंड हुआ था तो ये 2 ATP मज़ीद बने हैं. वो जो ATP यूज़ हुए थे वो दोबारा बन गए पिछले स्टेप में और ये 2 ATP हमें मिले हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में. इसके अलावा हमें 2 NADH भी मिले हैं. इस स्टेप में आप देखें कि जिस स्टेप के बाद ATP बना था उस स्टेप में यहाँ पीछे 2 NADH भी बने थे. तो इस तरह मतलब हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH बने हैं, जबकि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ATP ही बने हैं. ये 2 ATP ही बने हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ये वाले NADH हमने क्यों नहीं मेंशन किए. ये NADH हमने इसलिए नहीं मेंशन किए क्योंकि यहाँ ये 2 NADH बने तो हैं, लेकिन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के सीन में ये 2 NADH यहाँ वापस से NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं. सिर्फ 2 ATP बने हैं, जबकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP भी बने हैं और 2 NADH भी बने हैं. Now comes hormonal regulation of these enzymes, these 3 enzymes specifically जो कि रेट रेगुलेटरी स्टेप्स के enzymes हैं. हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह होती है कि जब हम कॉन्टीन्यूसली कार्बोहाइड्रेट डाइट ही लेते रहते हैं या तो उसकी वजह से हमारी इंसुलिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गई और इंसुलिन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गई. तो ये होता उससे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है CREBP जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. और इंसुलिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर SREBP आपकी बुक में मेंशन है, स्टेरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है. तो जब ये दोनों ज़्यादा हो जाती हैं तो ये अपने रिस्पेक्टिव जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा कर देती हैं. जब इनकी जीन की ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होती है तो फिर ये जीन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट होते हैं इन एंजाइम्स में और इस तरह इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती रहती है. कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स हैं 3 रेट रेगुलेटरी स्टेप्स के एंजाइम हैं, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और पायरुवेट काइनेज. इनकी सिंथेसिस ज़्यादा होती जाती है. हार्मोनल रेगुलेशन जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, जबकि हमारे पास एलोस्टेरिक या कवलेंट रेगुलेशन जो थी वो शॉर्ट टर्म होती है. नाउ कम टू फेट्स ऑफ पायरुवेट. की बुक में मेंशन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा. जस्ट एक समरी के तौर पे बता रही हूँ कि पायरुवेट लैक्टेट के अलावा एसिटाइल कोएंजाइम A, ऑक्सैलोएसीटेट और इथानॉल में भी कन्वर्ट होता है. एसिटाइल कोएंजाइम A में किस तरह कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A वाया द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ये हम आगे पढ़ेंगे. और इस प्रोसेस में NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव में और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. एसिटाइल कोएंजाइम A है क्या चीज़? ये सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल का या TCA साइकिल का जो हम आगे पढ़ेंगे. उसके अलावा फैटी एसिड सिंथेसिस में ये कार्बन के सोर्स के तौर पे भी एक्ट करता है. नाउ कम टू ऑक्सैलोएसीटेट. ऑक्सैलोएसीटेट बनता कैसे है? ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है और ये भी आप कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट है TCA साइकिल का. हम आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. और उसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी सबस्ट्रेट है. पायरुवेट इथानॉल में कन्वर्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज. पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फिर इथानॉल में कन्वर्ट होता है. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क. थैंक यू.